गुप्त शासन के बाद भारत में एक लगभग काफी समय तक या 150 से 200 साल तक के मध्य काफी अव्यवस्था की स्थिति बनी रहती है और इस अवधि में कई छोटे छोटे राजवंश द्वारा शासन किया जाता है, जिसमें कि वल्लभी के मैत्रक, यशोवर्मन, उत्तरगुप्त और मौखर्य वंश द्वारा शासन किया जाता है। हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कि उत्तरगुप्त और मौखर्यों के बीच संघर्ष के कारण धीरे धीरे दोनों ही साम्राज्य का पतन होता है और इसके बाद भारत में वर्धन वंश या पुष्यभूत वंश की स्थापना होती है। वर्धन वंश को हम केवल हर्षवर्धन के नाम से जानते हैं और वर्धन वंश के जो इतिहास का स्रोत है वो हमें कई रूपों में मिलता है। अगर हम साहित्य की दृष्टि से चलते हैं या साहित्य में अगर हम वर्धन वंश को देखते हैं तो जो सबसे पहला इनका स्रोत है वो है हर्षचरित्र। और हर्षचरित्र जो है नाम लेते ही बाणभट्ट का नाम आता है। तो हर्षचरित्र की रचना बाणभट्ट द्वारा किया जाता है और इसमें वर्धन वंश के बारे में पर्याप्त जानकारी मिलती है। ये ऐतिहासिक विषय पर लिखा हुआ साहित्य है और ये गद्य काव्य में लिखा गया है और इस हिसाब से हम ये मानते हैं कि गद्य काव्य को लिखने का ये एक प्रथम सफल प्रयास होता है। इसमें 8 उच्छ्वास हैं। हर्षचरित्र में 8 उच्छ्वास हैं। प्रथम 3 भाग में हर्ष ने अपनी आत्मकथा को लिखा है। शेष जो 5 भाग है उसमें उसने हर्षवर्धन के जीवन चरित्र को लिखा है। इससे हमें हर्षवर्धन और उनके पूर्वजों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जिसमें कि हर्ष के प्रारंभिक जीवन, राज्यारोहण, सैनिक अभियान और उसके साथ ही हर्षकालीन भारत की राजनीति और संस्कृति की जानकारी हमें हर्षचरित्र से होती है। जो हर्षवर्धन या वर्धन वंश के बारे में जानने का अगला साधन है वो है कादंबरी। कादंबरी भी एक पुस्तक है और ये भी बाणभट्ट द्वारा लिखी गई है। संस्कृत साहित्य का ये एक सर्वश्रेष्ठ उपन्यास माना गया है और इसके अध्ययन से हर्षकालीन सामाजिक और धार्मिक जीवन की जानकारी प्राप्त होती है। अगला जो साहित्य है वो है आर्य श्री मंज मूल कल्प। आर्य श्री या आर्यमंज श्री मूल कल्प। ये भी एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जो कि महायान बौद्ध शाखा से संबंधित है। सर्वप्रथम गणपत शास्त्री ने 1925 में इसे प्रकाशित किया था। इसमें लगभग 1000 श्लोक हैं, जिसके अंतर्गत ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी से लेकर 8वीं शताब्दी ईस्वी तक के प्राचीन भारत का इतिहास का वर्णन किया गया है। अर्थात 1500 वर्ष के इतिहास का वर्णन आर्यमंज श्री मूल कल्प में किया गया है। इसमें हर्षकालीन इतिहास की कुछ घटनाओं पर भी प्रकाश डाला गया है। इसमें हर्ष के लिए केवल हा शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन इस ग्रंथ में काफी अनऐतिहासिक सामग्री भी डाली गई है, इसलिए इस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता है, लेकिन कुछ जानकारी इस ग्रंथ के द्वारा अवश्य होती है। और इसके अलावा हम देखते हैं तो हर्ष द्वारा स्वयं 3 ग्रंथ या 3 नाटक लिखे गए थे, जिन्हें कि प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद कहते हैं। तो इन 3 नाटकों से भी हमें हर्ष के तत्कालीन संस्कृति से संबंधित कुछ बात या कुछ इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है।
ये साहित्य रहे हैं। इसके बाद वर्धन वंश के बारे में जानने का अगला शोध है वो है विदेशी यात्रा या विदेशी संस्मरण या विदेशी विवरण। और विदेशी विवरण के अंतर्गत हम अध्ययन करने पर सबसे पहले ह्वेनसांग के बारे में ही जानकारी लेते हैं, क्योंकि ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ह्वेनसांग एक चीनी यात्री था और हर्ष के समय ये भारत की यात्रा पर आया था। इसके द्वारा भारत में लगभग 16 वर्ष तक यात्रा या निवास किया गया था। ह्वेनसांग के यात्रा संस्मरण को CU इसका जो यात्रा संस्करण है उसे CU नाम से जानते हैं। और इसमें उसने अपने यात्रा के समय की तत्कालीन राजनीति और संस्कृति के अध्ययन करने के लिए काफी सामग्री दिया है। विदेशी विवरण में इसका वही स्थान माना जाता है जो साहित्य में हर्षवर्धन के बारे में जानने के लिए हर्ष चरित्र का माना जाता है। ह्वेनसांग की एक जीवनी है, उससे भी हर्षवर्धन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है और इसकी रचना ह्वेनसांग के मित्र हीरो ने किया था। इसके जो है अंग्रेजी अनुवाद बील द्वारा किया गया है और इसमें भी हर्षकालीन इतिहास से संबंधित काफी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। विदेशी विवरण में ही हम पाते हैं तो इत्सिंग नामक एक अन्य चीनी यात्री का विवरण भी हर्षकालीन इतिहास के बारे में बताता है और इसका अंग्रेजी अनुवाद जापानी बौद्ध विद्वान टक्कू ने ए रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट नामक या ए रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट रिलीजन नामक नाम से किया है। इसके अलावा अगर हर्षवर्धन के बारे में जानकारी का जो हमारा स्रोत है पुरातत्व के हिसाब से चलते हैं, अर्थात ये पुस्तक और विदेशी लेखकों की कुछ ऐतिहासिक सामग्री थी, तो पुरातत्व में जो हर्षवर्धन के बारे में बताता है वो सबसे पहला है वंशखेड़ा का लेख। वंशखेड़ा का जो लेख है ये एक पुरातत्विक सामग्री है और ये भी हर्षवर्धन के बारे में बताता है। 1894 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में वंशखेड़ा नामक स्थान से ये मिला हुआ लेख है और इसमें हर्ष संवत 22 या 628 ईस्वी की तिथि अंकित है। इससे पता चलता है कि हर्ष ने अहिच्छत्र धुक्त के अंगदिया विषय के मरकट सागर नामक ग्राम को बालचंद्र और भट्ट स्वामी नामक 2 भरद्वाज गोत्रीय ब्राह्मणों को दान में दिया था। इससे हम हर्षकालीन शासन के अनेक प्रदेश उनके पदाधिकारियों के नाम जानते हैं और इसके साथ ही राज्यवर्धन द्वारा मालवा के शासक देवगुप्त पर विजय और अंत में गौड़ नरेश शशांक द्वारा राज्यवर्धन की हत्या की भी जानकारी हमें वंशखेड़ा के लेख से मिलती है। अगला जो है वो है मधुबन का लेख। मधुबन जो है वो बिहार राज्य में, ये मधुबन बिहार का नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में आजमगढ़ के पास घोसी जो तहसील है वहां पर ये मिला हुआ लेख है और इसमें हर्ष संवत 25 या 631 ईस्वी का उल्लेख किया गया है। इसमें हर्ष द्वारा श्रावस्ती प्रांत के या श्रावस्ती क्षेत्र के सोमगुंडा नामक गांव को दान में दिए जाने का उल्लेख किया गया है। लेख में और जो बातें हैं वो वंशखेड़ा के लेख के ही समान पाई गई हैं। अगला जो ऐतिहासिक साधन है वो है ऐहोल लेख। ऐहोल लेख जो है हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखाया गया है, यह चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय द्वारा लिखाया गया लेख है और इसमें जो तिथि है
वो 633 से 634 ईस्वी की अंकित है। इसमें हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच होने वाले युद्ध का वर्णन है और इस लेख की जो रचना है ऐहोल प्रशस्त की, वो पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि रवि कीर्त ने किया था। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो हर्ष के दो मुहरें नालंदा और दिल्ली के समीप सोनीपत नामक स्थान, जिसे कि सोनपत कहते हैं, वहां से प्राप्त हुई है। जो कि पहली जो मुहर है जो कि नालंदा से मिली वो मिट्टी की है और सोनपत से प्राप्त मुहर तांबे की है। इसमें लेख खुदे हुए हैं जिसमें महाराज राज्यवर्धन प्रथम के समय से लेकर के हर्षवर्धन तक की वंशावली का नाम मिलता है। सोनपुर में जो मुहर पाई गई है इसमें हर्ष का पूरा नाम हर्षवर्धन लिखा हुआ है और इसी प्रकार से हर्ष का एक स्वर्ण सिक्का भी प्रकाशित हुआ है जिसमें उसके मुख्य भाग पर या पहले भाग पर परम भट्टारक महाराजाधिराज श्री हर्षदेव और पृष्ठ भाग पर उमा महेश्वर की आकृति है। तो वर्धन वंश के बारे में जानने का जो पर्याप्त साधन है वो हमें इन्हीं ऐतिहासिक विषय वस्तुओं से प्राप्त होता है। हम अगर वर्धन वंश पर चलते हैं तो पाते हैं कि दिल्ली और पंजाब के भूभाग पर बसा हुआ एक श्रीकंठ नामक प्राचीन काल का स्थान रहा है, जिसे कि थानेश्वर भी बोलते हैं। थानेश्वर हरियाणा प्रांत के करनाल जिले में स्थित या वर्तमान में इसे थानेश्वर ही बोला गया है। इसी प्रदेश के क्षेत्र में, थानेश्वरी प्रदेश के क्षेत्र में, जिसका प्राचीन नाम श्रीकंठ है, इसी पर पुष्यभूत नामक एक राजा का उदय होता है और जिसने 6ठी शताब्दी ईस्वी के प्रारंभ में वर्धन वंश या वर्धन राजवंश की स्थापना किया था। वंशखेड़ा के लेख, बंधवन के अभिलेख, सोनपत और नालंदा से प्राप्त मुद्राओं के अध्ययन से वर्धन वंश के अगर हम प्रारंभिक राजाओं के नाम पाते हैं तो सबसे पहला जो वर्धन वंश का राजा है वो पाया गया है नरवर्धन और ये पहला शासक है जिसका ऐतिहासिक अभिलेख मिलता है। फिर है राजवर्धन और राजवर्धन के बाद है आदित्यवर्धन। आदित्यवर्धन के बाद जो चौथा शासक है वो प्रभाकर वर्धन है और यही प्रभाकर वर्धन हर्षवर्धन के पिता है। अर्थात 4 जो शासकों के इन अभिलेखों से, दोनों सिक्काओं से और वंशखेड़ा और मधुबन के लेख से मिलता है, इन्हीं 4 राजाओं का नाम मिलता है। वर्धन वंश के बारे में ये माना जाता है या कुछ इतिहासकारों ने कहा है कि वर्धन वंश के जो शासक थे वो वैश्य समुदाय से आते थे या वैश्य जात के होते थे। आर्यमंज श्री मूल कल्प के लेखक ने भी इस बात की पुष्टि किया है कि वर्धन राजाओं की जो जात थी वो वैश्य जाति से संबंधित थे। इसके विपरीत अगर कुछ इतिहासकारों का कथन है तो उनका मानना है कि हर्ष चरित्र में पुष्यभूत वंश की तुलना चंद्र से किया गया है और मौखर वंश की तुलना सूर्य से किया गया है। उसमें लिखा है सोम सूर्य वंशाविष्ट पुष्यभूत मुखर वंशो। तो इससे ये अंदाजा लगाया जाता है कि ये वर्धन वंश के लोग चंद्रवंशी क्षत्रिय माने गए हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं तो विभिन्न विवादों के बीच में वर्धन वंश के शासक किस जाति के थे ये स्पष्ट नहीं होता या स्पष्ट नहीं पाया जाता है। लेकिन हम देखते हैं तो प्रभाकर वर्धन के समय इस वंश ने अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त किया था और पंजाब में हूणों के साथ प्रभाकर वर्धन का युद्ध हुआ था। अपनी वृद्धावस्था में भी प्रभाकर वर्धन ने राज्यवर्धन को हूणों से युद्ध करने के लिए पंजाब भेजा था और राज्यवर्धन ने उस युद्ध में हूणों को परास्त किया था। राज्यवर्धन प्रभाकर वर्धन के प्रथम पुत्र और द्वितीय पुत्र का नाम हर्षवर्धन होता है और इनकी दोनों की माताओं का नाम
यशोमती पाया गया है। इन दोनों की एक छोटी बहन राजश्री भी होती है और राजश्री का विवाह हमने आपको बताया कि उस समय के मौखर शासक ग्रहवर्मन के साथ होता है, जिसकी की हत्या शशांक के सहयोग से उत्तर गुप्त के शासक देवगुप्त द्वारा किया जाता है। वर्धन वंश के इतिहास में हम 2-3 नाम और पाते हैं, जिसमें कि एक नाम पाया जाता है भंडी, और भंडी जो है वो हर्षवर्धन के मामा का पुत्र होता है। इसी प्रकार से उत्तर गुप्त वंश के 2 शरणागत राजकुमार जो वो भी वर्धन वंश के ही शासनकाल में उनके दरबार में निवास करते रहते हैं, जो कि मौखरियों के समय उत्तर गुप्त वंश में जब उनका दोनों में संघर्ष होता है तो वहां से महासेन गुप्त के जो गुट के शासक होते हैं वो जो है यहाँ हर्षवर्धन के शासनकाल में या वर्धन वंश के राजा के संरक्षण में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं तो वर्धन वंश का जो शासन है मूल रूप से वो प्रभाकर वर्धन से प्रारंभ होता है और इसके बाद वो हर्षवर्धन के समय में अपने चरम पर पाया जाता है। हर्षवर्धन के इतिहास का हम बहुत ज़्यादा वर्णन नहीं करते हैं, लेकिन अगर संक्षिप्त वर्णन हम पाते हैं तो हर्षवर्धन अपने पिता के छोटे पुत्र होते हैं और इनके भाई राज्यवर्धन जो कि हुड़ों को हरा करके जब वापस आते हैं तो वो पाते हैं कि उनकी बहन राजश्री जिसके पति ग्रहवर्मन थे उनकी हत्या उत्तर गुप्त के शासक देवगुप्त द्वारा शशांक के सहयोग से कर दी जाती है और राज्यवर्धन अपने बहनोई की हत्या का बदला लेने के लिए देवगुप्त पर आक्रमण करते हैं और देवगुप्त का वध कर डालते हैं। इसी समय शशांक को वर्धन वंश से भय होता है और राज्यवर्धन से वो अपनी पुत्री के विवाह का लोभ दे करके उसे अपने राजमहल में बुलाते हैं, जहां पर वो छल के द्वारा राज्यवर्धन की हत्या कर देते हैं। तो इस प्रकार से हर्षवर्धन के 16 साल की आयु में उसके पिता प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो जाती है, संरक्षक भाई राज्यवर्धन की हत्या हो जाती है, उससे छोटी बहन के पति ग्रहवर्मन की हत्या हो जाती है। तो हर्ष का जो प्रारंभिक शासनकाल है वो संघर्षों का शासनकाल पाया जाता है और हर्ष द्वारा 15 या 16 वर्ष की अवस्था में ही थानेश्वर के सिंहासन पर आसीन हुआ जाता है और थानेश्वर की गद्दी पर बैठने के साथ ही हर्षवर्धन का जो सबसे पहला लक्ष्य होता है वो अपने भाई राज्यवर्धन के हत्यारे शशांक का वध करना होता है। तो हम देखते हैं कि हर्ष का शासन या हर्ष का राज्य इसी समय से लगभग प्रारंभ होता है। आज के इतिहास में हमने हर्ष के बारे में एक प्रारंभिक जानकारी और उनके बारे में जानने के कुछ ऐतिहासिक स्रोतों के साथ अध्ययन किया है। अगले क्लास में हम हर्षवर्धन के समय की कुछ युद्ध, उनकी घटनाओं, उसके राज्यारोहण या उसके धार्मिक सामाजिक आदि जीवन के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।